ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक शॉर्ट सा रिकैप। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड होता है जो भी हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब बैंक में पैसे डलवाएं या बैंक से पैसे निकलवाएं, जो भी बैंक के साथ डीलिंग हो रही है हमारी, दो जगहों पे रिकॉर्ड हो रही है। एक बैंक वाले खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक हम अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। मंथ एंड पे हम क्या करते हैं, दोनों रिकॉर्ड्स को आपस में टैली करते हैं। दोनों में अगर जो डिस्क्रिपेंसीज आती है ना, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिस्क्रिपेंसीज को हम अलग से सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, उसके लिए हम एक बनाएंगे अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक में क्या होगा, हम कैश बुक को अपडेट कर रहे हैं, यानी हमारी कैश बुक में जो मिसिंग है, चीजें जो मिस आउट हो चुकी हैं, उनको हम अपडेटेड कैश बुक में डालेंगे। और दूसरा क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होगा ये कि हम जो बैंक वालों ने चीजें मिस आउट कर दी है ना, नहीं लिखी बैंक वालों ने, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सब मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा देखते हैं। बताया हुआ क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग। पहले क्वेश्चन गौर से रीड कर, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुना गौर से। ऑन 31 December द बैंक कॉलम ऑफ C10 कैश बुक showed a debit balance of 1500। ओके, ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है 1500 शो कर रहा है, बट द मंथली बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2950। इन दोनों में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दोनों मैच नहीं हो रहे। लेकिन कैश बुक में डेबिट पे, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे है, ये बात तो ओके है। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। ठीक है, जो चीज कैश बुक में डेबिट पर आएगी वो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पर ही आनी चाहिए, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट में फर्क है। On checking the cash book with the bank statement, it was discovered that the following transactions have not been entered in the cash book। डिस्कवर क्या हुआ है कि ये सारी ट्रांजेक्शन कैश बुक में एंटर नहीं हुई हैं। अब आप क्या करोगे, सारी कैश बुक में एंटर कर दोगे, तो आप क्या बनाओगे, अपडेटेड कैश बुक। सब मेरे साथ हैं, लेट्स मेक अपडेटेड कैश बुक। चलो यहीं पर नीचे बना लेते हैं, आप लोग के पास जगह है नीचे, वहीं पर बना लो एक जगह अपडेटेड कैश बुक। हाफ पोर्शन में आ जाएगी, हाफ पोर्शन ऑफ BRS। बाकी हाफ पोर्शन में बन जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बना ले मेरे साथ साथ ही। बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा अपडेटेड कैश बुक का, जो पुरानी वाली कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस था ना 1500, अपडेटेड कैश बुक के लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1500। और BRS का एक फिक्स फॉर्मेट है जो कि मैं लिख देता हूँ, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बाकी कैश बुक में भी मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। ऐड करेंगे हम अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स, और फिर आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। अच्छा भाई, नाउ वी विल कंटिन्यू। अपडेटेड कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। दीज आर द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल कैश बुक। जरा रीड करें। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो ये सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में एंटर नहीं हुई हैं, तो हम कहाँ एंटर करेंगे इनको, अपडेटेड कैश बुक में। ठीक है, डिविडेंड्स ऑफ 240 हैज बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ये रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डेबिट पे या क्रेडिट पे, सोचो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। इन टू द बैंक जब बोला है ना तो पैसे आ रहे हैं, फ्रॉम द बैंक बोला होगा तो पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो 240 डेबिट पर आ जाएगा। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाते हैं। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा भाई, इसके अंदर एक बात मैं आपको बताऊं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, इसमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों दिए हुए हमें टैली करना होता है। और एक ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आता है। दोनों सूरतों में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पास पेपर में वो भी क्वेश्चन हैं और ये भी हैं। ठीक है, अच्छा भाई चलें, तो हमने ये कर लिया, डिविडेंड ऑफ 240 हैज बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। ओके, अ क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम HM रेवेन्यू एंड वैट रिफंड ऑफ 260 हैज बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। सोचें ये पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो दिस विल आल्सो गो ऑन द डेबिट साइड। ठीक है,
ये सारे कैश बुक के एंट्रीज हैं। 260 डेबिट साइड पर आ जाएगा। रेफरेंस में पूरा बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्रेडिट ट्रांसफर लिख दो बहुत है। बस क्रेडिट ट्रांसफर लिख दिया बहुत है। रिफंड वगैरह लिखो, कुछ भी लिख दो, मतलब एक की वर्ड लिख दो जिससे समझ आ जाए कि ये वाली एंट्री है। ठीक है, और आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस $30। बैंक चार्जेस 30 हो गए, क्रेडिट में आएगा। A direct debit of $70 for the RAC subscription has been paid by the bank। डायरेक्ट डेबिट का मतलब वैसे जा रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। कैश बुक में डायरेक्ट डेबिट का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो पैसे कट रहे होते हैं ना हमारे, जैसे जूम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है मैंने तो हर महीने पैसे कट रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। कितने का डायरेक्ट डेबिट था? जगह नहीं है ना इतनी, मसला नहीं है, मतलब डायरेक्ट डेबिट भी लिख दिया बहुत है। वो भी चल जाता। कोई भी एक बात लिखनी है ऐसे जिससे पता चल जाए अच्छा इस एंट्री, ये वाली एंट्री बना रहे हो आप। ठीक है। द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 200 फॉर दी लोन रीपेमेंट हैज बीन पेड बाय द बैंक। ये भी वहीं पर आएगा क्रेडिट साइड पे। स्टैंडिंग ऑर्डर में से भी पैसे कट रहे होते हैं अकाउंट में से, डायरेक्ट डेबिट की तरह ही है वो भी। 200 आ जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, C10 डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस ऑफ 1400 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट। ये डिपॉजिट अकाउंट वाले पैसे करंट, ये जो हम बना रहे हैं ना अपडेटेड गाइड बुक, ये करंट अकाउंट के लिए होती है, तो डेबिट साइड पर आएगा। डिपॉजिट अकाउंट से पैसे करंट अकाउंट में आ रहे हैं, रेफरेंस में डिपॉजिट अकाउंट लिखेंगे। बस अब इसको बैलेंस कर देंगे। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, बैलेंस शीट निकालें क्या बन रहा है। बताएं व्हाट इज द बैलेंस शीट। और टोटल इज 3400। ठीक है। ओके, अब बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से स्टार्ट करेंगे 3100 से। अब देखेंगे हम अनप्रेजेंटेड चेक और क्रेडिट डिपॉजिट ढूंढने हैं हमें। देखिए जरा ये जो डिटेल लिखी हुई है इसमें से फाइंड आउट करें। A further check revealed the following items. Two checks drawn in favor of T. Cod and F. Hedoff had been entered in the cash book but not presented for payment. Two checks कौन कौन से हैं? T. Cod and F. Hedoff, ये दोनों के हैं। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से चेक हुए? अनप्रेजेंटेड, नाम से ही पता चल रहा है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब अनप्रेजेंटेड चेक हो गए। कितने होंगे बताएं, दोनों को प्लस करें। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 250 अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मर्जी है। अगर मेरे पास, अगर चाहूँ तो यूं 250 और 290 अलग अलग भी लिख सकता हूँ, दोनों प्लस ही हो रहे हैं। और कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 690 हैज बीन पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 2 जनवरी। 690 का अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, माइनस कर दो उसको। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है। 2950 आ रहा है, इसका मतलब है देखो मैच हो गया, सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था 2950 है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। चलें देखें, जैसे ही हमारा फॉर्मेट बन गया है, अब हम फॉर्मेट में लिखेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक में। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा? 450। लिखा हुआ है ना ऑन 30 सितंबर द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट। अच्छा ये बैंक अकाउंट बोला है, देखें जरा इस बात को ख्याल रखें। बैंक अकाउंट बोला है, बैंक स्टेटमेंट नहीं बोला हुआ। बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक की बात हो रही है। कैश बुक के अंदर बैंक का भी टी अकाउंट होता है और कैश का भी होता है ना। बैंक अकाउंट मीन्स कैश बुक की बात हो रही है। ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है यहाँ पर आ जाएगा 450। अब ये सारी एंट्रीज रीड करेंगे, इसमें से चार है ना, चार में दो देख लेना अपडेटेड कैश बुक की होंगी और दो बीआरएस की होंगी। ये मुझे अंदाजे से बोलना, जरूरी नहीं हो सकता है तीन उसकी हो और एक उसकी हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली पास पेपर में क्वेश्चन देते हैं तो वो डिवाइड ही करके देते हैं, कुछ एंट्री इसमें चली जाए कुछ उसमें चली जाए। देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पास पेपर। अ चेक फॉर $50 पेड टू जे सिम्पसन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है अनप्रेजेंटेड। ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 50 यहाँ आ जाएगा अनप्रेजेंटेड में। ठीक है ना, आप एक एक करके रीड करते जाओगे फिर रेलेवेंट जगह पे प्लेस करते जाओगे। बैंक चार्जेस ऑफ 230 has been charged to Gabir's account
बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन गबीज बुक्स, ये आ जाएंगे बैंक चार्जेस। 230 के बैंक चार्जेस हो गए। ठीक है, सब मेरे साथ हैं। नेक्स्ट दो हो गई हमारी एंट्रीज। थर्ड एंट्री, द बैंक हैड रिसीव्ड अ डिविडेंड पेमेंट ऑफ 120 which was not recorded in Gabi's books। द बैंक हैड रिसीव्ड मतलब बैंक वालों ने रिसीव कर लिए अकाउंट में पैसे, लेकिन गबी ने खुद नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो ये कैश बुक में से गायब है, बैंक स्टेटमेंट में से गायब है। कहाँ से मिसिंग है ये वैल्यू? कैश बुक से। देखो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है ना, बैंक वालों ने रिसीव कर लिया मतलब बैंक वालों ने स्टेटमेंट में लिखे होंगे। नॉट रिकॉर्डेड बाय गबी, गबी ने खुद नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैश बुक में नहीं है। कितने का है? 120। ठीक है। द चेक रिसीव फ्रॉम कैसला $860 was not recorded on the बैंक स्टेटमेंट। ये है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ठीक है, अब बैलेंस सीडी निकालो। ठीक है, 340 आ जाएगा मेरे ख्याल से बैलेंस सीडी। और ये 340 वहां प्लेस करेंगे हम। देखो जो यहाँ से आंसर आता है ना, यही आंसर वहां जाता है। जो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस होता है वहां चला जाता है बैंक रिकंसिलेशन में। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? यस, 470 आएगा मेरे ख्याल से नेगेटिव बैलेंस। ऐसा ही आ रहा है, कंफर्म करें सब? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ना। ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मींस ओवरड्राफ्ट है ये। देखो नीचे नहीं, आप बस ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा ना आपको, ओवरड्राफ्ट है। या तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो। दो तीन तरीके हैं, एक तो नेगेटिव, या तो ब्रैकेट में डाल दो, या ओवरड्राफ्ट लिख दो, या फिर आप यूं लिख दो 470 के साथ DR। देखो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो डेबिट बैलेंस होता है वो नेगेटिव होता है, याद रखना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? नेगेटिव। बैंक स्टेटमेंट का उल्टा हिसाब है। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है कहते कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करके अपडेटेड कैश बुक बना ली। जितनी चीजें मिस आउट थी, ये दोनों चीजें यहाँ मिस आउट थी। वी हैव रिटन 41 यहाँ डेबिट साइड से मिस आउट था, ये भी लिख लिया। कैश बुक इज नाउ अप टू डेट। अब एक सेकेंड ना, अब हम फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं, BRS की तरफ जा रहे हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का जो रूल होता है वो क्या होता है? वैसे तो दो फॉर्मेट है, हमने अब तक एक ही फॉर्मेट पढ़ा है। जरा देखें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के, वी हैव टू फॉर्मेट्स। सब मेरी तरफ अटेंशन रखेंगे जरा। जरा रिकॉल करें हमारा क्या फॉर्मेट था बैंक रिकंसिलेशन का। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से शुरुआत करते थे हम, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है आपको? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू करने को बोल दिया, मतलब फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट लेकिन दो हैं, ऊपर नीचे फॉर्मेट किया, बस खाली क्या फर्क आएगा पता है? ऐड और लेस चेंज हो जाएगा। अगर जरा पीछे आए एक मिनट के लिए, इस फॉर्मेट की तरफ अटेंटिव देखें क्या है ये। फर्स्ट लाइन रीड करें, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। सब मेरे साथ हैं? ऐड कर रहे हैं हम अनप्रेजेंटेड, लेस कर रहे हैं अनक्रेडिटेड। अगर हम उल्टा चले ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरुआत करें, तो ये जो ऐड वाली चीज है ये क्या हो जाएगी? लेस। और लेस वाली चीज क्या हो जाएगी? ऐड। मतलब देयर आर टू फॉर्मेट फॉर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यस एवरीवन, गर्ल्स। देखो देयर आर टू फॉर्मेट। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करेंगे तो ऐड अनप्रेजेंटेड और लेस अनक्रेडिटेड। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट शुरुआत करेंगे तो ऐड लेस चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। अनक्रेडिटेड को ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड को माइनस। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं जरा। एक बात याद रखना, हमेशा कैश बुक के अंदर जो क्रेडिट साइड पर वैल्यूज होती है ना, ये हमेशा अनप्रेजेंटेड होती है। और ये डेबिट साइड वाली जो है हमेशा अनक्रेडिटेड होती है। ठीक है। SO मींस स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।